हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग कक्षा 9वीं के विज्ञान के अध्याय 1 को हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 3। इससे पहले का अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उसको आप लोग जाके देख लीजिए। आपको ये आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो हमारे आसपास के पदार्थ हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने पदार्थ के बारे में पढ़ा, पदार्थ के कणों के बारे में पढ़ा, उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ा और भी बहुत कुछ पढ़ा। पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तापमान परिवर्तन का प्रभाव भी हम लोगों ने पढ़ा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग अभी तक सीख चुके हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे दाब परिवर्तन का प्रभाव। तो दाब परिवर्तन का प्रभाव हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि घटक कणों के बीच की दूरी में अंतर होने के कारण पदार्थों की विभिन्न अवस्थाओं में अंतर होता है। तो बच्चों, जब किसी सिलेंडर में भारी गैस पर दाब लगाने एवं संपीड़न करने पर क्या होगा, आप ये सोचिए क्या होगा इससे। क्या इसके कणों के बीच की दूरी कम हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि ये दाब बढ़ाने से या घटाने से पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन हो सकता है? क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि ऐसा हो सकता है? तो आगे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ हमें दिया हुआ है दाब बढ़ाने पर पदार्थ के कणों में संपीड़न लाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा पिस्टन और ये है हमारा सिलेंडर। ठीक है, और ये हमारा पिस्टन है देखिए, और ये सिलेंडर है। ये क्या है हमारा, ये गैसीय अवस्था है, ये द्रव्य अवस्था है और ये ठोस अवस्था है। ठीक है, दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से क्या होता है, गैस द्रव में बदल सकती है। क्या आपने ठोस यानी कि CO2 के बारे में सुना है? क्या आपने सुना है? आपने ज़रूर सुना होगा, आप कक्षा 6वीं से ये पढ़ रहे हैं तो आपने ये ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो इसे उच्च दाब में संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडलीय दाब माप एक एटमॉस्फेयर यानी कि ATM हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यही कारण है कि देखिए बच्चों, इसका यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के शुष्क बर्फ यानी कि ड्राई आइस कहते हैं, जिसे ड्राई आइस कहते हैं, वो हो जाता है। ठीक है, तो यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं यानी कि ड्राई आइस कहते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस दाब और तापमान द्वारा तय की जाती है। देखिए यहाँ पे हमारा दिया हुआ है कि ये देखिए यहाँ संकलन हो रहा है और क्या बन रहा है, हमारा द्रव बन रहा है, फिर इधर से वाष्पीकरण हो रहा है और गैस बन रहा है, और फिर इधर से हमारा ऊर्ध्वतापन बन रहा है और क्या हो रहा है, ठोस बन रहा है। तो ये मतलब चलता रहता है, इधर से भी हम लोग जाएँ तो इधर जम रहा है तो ठोस बन रहा है, फिर ये निषेचन हो रहा है तो गैस बन रहा है, फिर संघनन हो रहा है तो द्रव बन रहा है। तो ये जो हमारा है ये चलता रहता है। आगे अगर हम लोग देखिए तो आगे हमारा दिया हुआ है वाष्पीकरण। ठीक है, तो अब हम लोग वाष्पीकरण देख लेते हैं। वाष्पीकरण किसे कहते हैं हम लोग ये देख लेते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए क्या सदैव ऊष्मा देना या दाब बदलना आवश्यक है? आप खुद से सोचिए, क्या ये आवश्यक है? क्या अपने दैनिक जीवन में आप ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हैं जिसमें बिना क्वथनांक पर पहुँचे हुए क्या कोई द्रव वाष्प अवस्था में बदल जाता है? जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, क्या होता है, जल को खुला छोड़ देने पर यह धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि गीले कपड़े सूख जाते हैं। कैसे ये होता है, मतलब आप थोड़ा खुद सोचिए कि गीले कपड़े कैसे सूख जाते हैं। गीले कपड़े सूख जाते हैं, हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा क्या होता है, गतिशील होते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर गैस, द्रव, ठोस के कणों में विभिन्न मात्रा में गतिज ऊर्जा होती है। द्रवों में सतह पर स्थित कणों के कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि वे दूसरे कणों के आकर्षण बल
से मुक्त हो जाते हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। क्वथनांक के कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, ये हम लोग जानते हैं। इसके लिए क्या क्लब दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो एक परख नली में 5 ml जल ले और इसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दे। खुली रखी चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रख दे। खुली चीनी मिट्टी की प्याली में 5 ml जल रखकर उसे अपनी कक्षा की किसी अलमारी के अंदर रख दे। कमरे का तापमान नोट करें। इन सभी परिस्थितियों में वाष्पीकरण में लगे समय या दिन को भी नोट करें। बारिश के दिन भी इस क्रियाकलाप को करके अपने परीक्षण कीजिए। देखिए अभी बारिश के दिन चल रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, वाष्पीकरण के निम्नलिखित तथ्यों के बारे में आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? इसका कब करेंगे तो आप सोचेंगे क्या अनुमान लगा सकते हैं इसमें। तो तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल, क्या अनुमान लगा सकते हैं आप इसमें? तापमान का प्रभाव, सतह का क्षेत्र और वायु की चाल। आपने ध्यान दिया होगा कि वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। क्या होती है? वाष्पीकरण की दर निम्नलिखित के साथ बढ़ती है। तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर हम जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र में बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं, ठीक इसी प्रकार क्या होता है कि तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। इसको भी आप लोग अगर अंडरलाइन करेंगे तो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आर्द्रता में कमी, वायुमंडल में विद्यमान जल की मात्रा में को आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जल वाष्प होते हैं। जब देखिए बच्चों, तो जब वायु में जल की कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। ठीक है, तो बच्चों जब वायु की गति में वृद्धि हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं जिससे आसपास के जल वाष्प की दर घट जाती है। जल वाष्प की दर क्या होती है? घट जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे 1.5.2 वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। ठीक है, तो खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में नियंत्रण वाष्पीकरण होता रहता है। ठीक है, ये आप खुद भी देखेंगे। तो वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण अपने आसपास ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास के ऊर्जा में अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। ठीक है, जब आप एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाले द्रव को अपनी हथेली पर गिराते हैं तो क्या होता है? इसके कण आपकी हथेली या उसके आसपास से ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। आप देखेंगे जिससे हम लोग नेल पॉलिश हटाते हैं उसको अगर आप लोग हाथ में लेंगे तो वो देखेंगे आप कुछ देर बाद वो आपके हाथ में रहेगा नहीं, वो उड़ जाता है, मतलब वो वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो इसके कण आपकी हथेली या उसके पास की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले गर्म दिनों के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह को शीतलता बनाती है, मतलब शीतल बनाती है। ठीक है, तो क्या आप वाष्पीकरण के कारण शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं? आप इसके उदाहरण कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, गर्मियों में हम सूती कपड़े क्यों पहनते हैं? आपको पता ही है कि गर्मी में हमें गर्मी लगती है, इसलिए हम लोग पतले सूती के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे। तो शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मियों में हमें ज़्यादा पसीना आता है। ठीक है, जिससे हमें शीतलता मिलती है।
तो हम जब सूती कपड़े में, उससे क्या होती है, हमें शीतलता मिलती है। जैसे कि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास के ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर में अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर शीतल हो जाता है। चूँकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसीलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से वाष्पीकृत हो जाता है। तो बर्फीले जल से भरे गिलास बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगती हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जब हम लोग किसी बर्तन में हम बर्फीला जल रखते हैं तो जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पर हमें जल की बूंदें नजर आने लगेगी। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में नजर आती है। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न है, तो ये आपका होमवर्क है, आप इस प्रश्न को करके आएंगे। और आपको ये प्रश्न आप ना कर पाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं आपको वो पूरा आपको इसका भी मैं आपको वीडियो बनाएंगी। यहाँ आपको बहुत सारे प्रश्न दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न है, आपको ऊपर भी और बहुत सारे प्रश्न दिखेंगे। तो अगर आप ये प्रश्न, मैं वैसे तो क्वेश्चन आंसर का वीडियो तो डालूंगी ही, लेकिन अगर आपको ये प्रश्न आप नहीं सकते हैं क्योंकि ये पूरे चैप्टर से दिया गया है, फिर भी अगर आप ये नहीं बना पाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं इसका भी आपके लिए वीडियो डाल दूँगी। ठीक है, तो अब हमने क्या सीखा, हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया, 3 पार्ट्स का वीडियो बनाने के बाद ये चैप्टर खत्म हो गया। तो ये इतना लंबा चैप्टर है, तो आप इसको एक बार रीडिंग जरूर मारें। अगर आपको एक बार की वीडियो में नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को बार बार रिपीटली देखें, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख के इसका जो लाभ है वो उठा सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है, तो द्रव सूक्ष्म कणों में मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होता है, ठोस, द्रव और गैस, हम पढ़ चुके हैं। ठोस के कणों में आकर्षण बल सबसे अधिक, गैस के कणों में सबसे कम और द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्तीय होते हैं। ठीक है, तो ठोस के कणों में ठोसों को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए यह अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्तीय है। ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमीय होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर से फिसल व रखलित होती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इसके कण अनियमित रूप से विचरण करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं अंत परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। ठीक है, तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया में ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में आ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए इतना हम लोगों ने कर लिया है, आगे भी है, हमने सीखा, देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से हम लोग का अभ्यास स्टार्ट होगा। ठीक है, अभ्यास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए, निषेचन प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाती हैं। कथनांक की स्पष्ट परिघटना, जिसमें समशिष्ट के कण द्वारा अवस्था में वाष्प में परिवर्तन होते हैं। वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर अपने बीच में परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर लेते हैं। हमने सीखा जो यहाँ है, इसको आप लोग ज़रूर अच्छा से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने बुक में पढ़ा उसी केस में दिया है। आप चाहे तो इसको अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं और इसे आप याद भी कर सकते हैं। ये अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है, जैसे कि सतही क्षेत्रफल जिसका वायुमंडल में प्रति परित्याग होता है, तापमान, आर्द्रता और वायु की गति। वाष्पीकरण में ठंडक उत्पन्न
होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 केजी द्रव को वायुमंडल दाब और द्रव के क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तन करने हेतु प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 केजी ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसकी संगलन बिंदु पर लाने के लिए प्रयोग की जाती है। कुछ मापने योग्य राशियों और उसके मात्रक जिनका हमें ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ है इम्पोर्टेंट, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ हमारा दिया है राशि, यहाँ मात्रक और यहाँ प्रतीक। यहाँ हमारा कुछ चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे देखिए राशि में दिया है तापमान, लंबाई, सहती, भार, आयतन, घनत्व, दाब। तो तापमान में हमारा क्या दिया है? केल्विन। तापमान को हम लोग किससे मापते हैं? केल्विन से। और उसका प्रतीक क्या होता है? के। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। एम से हम लोग, इसका प्रतीक क्या है? एम। और हमारा यहाँ देखिए और भी दिया हुआ है, यहाँ तापमान का प्रतीक केल्विन, इसको के से प्रतीक किया जाता है, लंबाई का मीटर, एम से प्रतीक है सहती का किलोग्राम, जिसे हम लोग केजी से करते हैं, भार का न्यूटन, जिसे एन से हम लोग प्रतीक इसका एन है, आयतन का जो मात्रक है वो घन मीटर है, जिसे एम क्यूब से हम लोग करते हैं। ये जो हमारा छोटा सा एम के ऊपर जो थोड़ा सा 3 दिख रहा है, ये जो 3 है इसको हम लोग कहते हैं क्यूब। और अगर एम इसके जगह हम अगर ऊपर में 2 रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्क्वायर। ठीक है, आगे हमारा दिया हुआ है कि घनत्व का क्या कहते हैं? किलोग्राम प्रति घन मीटर, जिसे हम लोग किलोग्राम प्रति घन मीटर, देखिए यहाँ दिया हुआ है प्रति घन मीटर, इसे प्रति घन मीटर कहते हैं। ठीक है, और यहाँ दिया है दाब, पास्कल, इसे कहते हैं पीए से हम लोग इसे करते हैं। पास्कल का क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म पीए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का जो अभ्यास कार्य है उसे जानेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। वीडियो को आप ज़्यादा से, अगर आप वीडियो में नए हैं, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन टच करें ताकि जो भी नया वीडियो है वो सबसे पहले आपके पास जाए। कोई भी दिक्कत हो, छोटी से छोटी दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।